मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम 3 इकाई पढ़ रहे थे और 3 इकाई में हमने 3.1, 2, 3 पढ़ लिया था। आज जो है हम 3.4 पढ़ेंगे। रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखा गया है। सुपरिचित नाटककार जगदीश चंद्र माथुर का जन्म सन 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के खुर्जा जिला के बुलंदशहर में हुआ। उन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित नाटक लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं भोर का तारा, वो मेरे सपने, सालदिया कोणार्क और पहला राजा, जिन्होंने जीना सीखा और 10 तस्वीरें आदि हैं। जगदीश चंद्र माथुर का निधन सन 14 मई 1978 ईस्वी को हुआ। बच्चों, इसमें जो है जगदीश चंद्र माथुर जी के बारे में बताया गया है। तो ये सुप्रसिद्ध नाटककार हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था, है ना। इनके पिता जो है बहुत अच्छे शिक्षक थे और ये बाल्यावस्था से ही अपने पारिवारिक संस्कारों का जो है इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। छात्र जीवन में अपने विद्यालय के उत्सवों में ये नाटक अपने हाथों से लिखा करते थे और उसको जो है अभिनय भी किया करते थे, है ना। उसके बाद स्कूली शिक्षा प्राप्त करके ये जो है इलाहाबाद क्रिश्चियन कॉलेज से विश्वविद्यालय से जो है शिक्षा प्राप्त किए। शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये सरकारी नौकरी भी कर रहे थे और उसके बाद इन्होंने इस नौकरी को करते हुए विदेश की यात्रा भी की और विदेश से फिर जब ये भारत में वापस आए तो हिंदी सलाहकार के रूप में काफ़ी दिनों तक रहे और उसी बीच में इन्होंने बहुत सारी नाटक भी लिखी और इनका निधन जो है 14 मई 1978 को हुआ। तो इनकी बहुत सारी रचनाएं थीं जिसमें कि ये आज जो है हम रीढ़ की हड्डी जो पाठ है इसको हम इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, इसको आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाटक हम जो है करते हुए भी देखे हैं, है ना। अपने स्कूल में भी आप लोग देखे हो कि नाटक कितने अच्छे से होता है। आपने देखा है कि नाटक में जो है एक अलग अलग पात्र होते हैं जो कि अपना अपना कार्य जो है करते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से इसमें जो है पात्र का परिचय दिया है। तो हम देखेंगे उमा जो है एक लड़की है और रामस्वरूप लड़की के पिताजी हैं। प्रेमा लड़की की माँ है और शंकर एक लड़का है। गोपाल प्रसाद उस लड़के के पिताजी हैं और रतन जो है रामस्वरूप का नौकर है। रामस्वरूप कौन है? उमा के पिताजी, यानी कि जो लड़की है उसके पिताजी हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा, अंदर के दरवाजे में आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आती है वह अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा था। रामस्वरूप बोलते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अबे तख्त को उधर मोड़ दे, उधर। बस तख्त के रखे जाने की आवाज़ आती है। फिर नौकर बोलता है, बिछा दूँ साहब। तब रामस्वरूप जो है थोड़ी तेज आवाज़ में बोलते हैं, और क्या करेगा? परमात्मा के यहाँ जब अक्ल बट रही थी तो तू देर से पहुँचा था क्या? बिछा दूँ साहब। अब और ये पसीना किस लिए बहाया है? नौकर तख्ता को बिछाता है और उसके बाद हंसता है, ही। तो बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें जो पात्र हैं वो अपना काम कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि अंदर से एक तख्त को लेकर के 2 लोग आते रहते हैं, जिसमें एक रामस्वरूप जी रहते हैं और एक कौन रहता है? उनका नौकर रहता है। दोनों आपस में बात करते हैं और दोनों उसको लेकर के आते हैं बाहर। तख्त क्या है? तख्त जो है जैसे कि हमारे यहाँ आप देखे होंगे कि घरों में जो है सबके यहाँ एक चौकी होती है जिस पर सब लोग सोते हैं, बैठते हैं, तो उसी को तख्त बोलते हैं, है ना। तो उसको लेकर के ये लोग बाहर आते हैं।
तो नौकर को रामस्वरूप डांटते हुए उसको बोलते हैं कि इधर चल उधर चल, थोड़ा धीरे चल। इस प्रकार से उसको जो है कि बोलते हैं। नौकर क्या बोलता है, बिछा दूँ साहब, यानी कि उस तख्त को बिछाने की बात करता है। तब रामस्वरूप जो है थोड़ा ज़ोर से उसको डांटते हुए बोलते हैं कि जब भगवान के यहाँ, परमात्मा के यहाँ यानी भगवान के यहाँ अक्ल बट रही थी, तब तो देर से पहुँचा था क्या? जब इसको लाए हैं हम, तो इसको क्या करना है? पसीना हमने किस लिए बहाया है? इसको बिछाने के ही लिए। तब क्या करता है, नौकर जो है उसको बिछाता है और बहुत ज़ोर से हंसता है। रामस्वरूप हंसता क्यों है? अबे हमने भी जवानी में कसरत की है, कलसों में से नहाता था लोटों की तरह। तख्त क्या चीज़ है, उसे सीधा कर, यूं बस। और सुन, बहू जी से दरी मांग ला इसके ऊपर बिछाने के लिए। चद्दर भी कल जो धोबी के यहाँ से आई है वही। नौकर जाता है और बाबू साहब इस बीच में मेजपोश ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ता साफ करते हुए कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं। सहसा घर की मालकिन प्रेमा का आना। गदमी रंग और छोटा कद चेहरे की आवाज़ से जाहिर होता है कि किसी काम में बहुत व्यस्त हैं। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ। बाबू रामस्वरूप दोनों की तरफ देखने लगते हैं। तब प्रेमा, मैं कहती हूँ, तुम्हें इस वक्त धोती की क्या ज़रूरत पड़ गई? एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। तब रामस्वरूप बोलते हैं, धोती? प्रेमा, हाँ, अभी तो बदल कर आए हो और फिर न जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन धोती की मांगी किसने? प्रेमा, यही तो कह रहा था रतन। रामस्वरूप, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहाँ से जो चादर आई है उसे मांग ला। अब तेरे लिए दिमाग कहाँ से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा, अच्छा जा, पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बॉक्स के ऊपर धुले हुए कपड़े रखे हैं ना, उन्हीं में जो चादर उठा ला। तो अब क्या होता है कि जो तख्त है उसको बिछा देते हैं, और जब नौकर जो रतन है वो हंसता है तो रामस्वरूप बोलते हैं उसको डांटते हुए कि क्यों हंस रहे हो। उससे पूछते हैं कि तुम क्यों हंस रहे हो। तो वो फिर बात करने लगते हैं और उसको बहुत तेज़ी से डांटते हुए कहते हैं कि मैंने जवानी में बहुत कसरत की है। मैं कलश को लोटा समझ करके उसी से नहा लिया करता था। तख्त क्या चीज़ है। और उसके बाद उसको सीधा करते हैं और फिर उसको डांटते हुए बोलते हैं कि जा सुन, बहू जो है, बहू से बोलना कि दरी आई है जो धो करके उसको दे दो, बिछाएंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद जाना और मालकिन से जो है चादर भी मांग करके ले आना। और उसके बाद वो क्या करते हैं, रामस्वरूप जो है सफाई करने लगते हैं। गुलदस्ता, कुर्सी, टेबल जो भी रखा रहता है सबको साफ करने लगते हैं। अब नौकर जो है अंदर जाता है, दरी मांगता है और उसके बाद क्या करता है कि मालकिन से बोल देता है धोती मांग रहे हैं साहब। अब इतने में क्या होता है, मालकिन जो है बाहर आती है प्रेमा, और वो पूछती है रामस्वरूप जी से कि इस वक्त जो है धोती की क्या आवश्यकता आ गई आपको, अभी तो धोती पहन करके आप आए हैं। तब जो है रामस्वरूप पूछते हैं कि धोती किसने मांगी है। तब वो बताती है कि यही तो जा कर के अंदर में बोला। तब वो उसको बहुत डांटते हैं और उसको बोलते हैं कि मैंने धोती नहीं मांगी है, धोबी के यहाँ से जो चादर धो कर के आई है मैंने उसको मांगा है। तब प्रेमा जो है उसको बोलती है कि जाओ अंदर पूजा वाली कोठरी जो है उसमें धुले हुए कपड़े रखे हैं, उसी में वो चादर है, उसको उठा लाना। तब रतन बोलता है और दरी? तो प्रेमा बोलती है दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी के कमरे में से
हारमोनियम उठा ला और सितार भी। जल्दी जा। रतन जाता है। पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। फिर प्रेमा बोलती है, लेकिन वह तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। रामस्वरूप, मुंह फुलाए? और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा, तो मैं यही क्या करूं? सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा दिया है कि मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई का जंजाल आता नहीं। अपना ज़माना अच्छा था। आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधिनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधिनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें कि क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई में होगी। और आजकल के लंचन भी अनोखे ही हैं। तब क्या होता है कि अब प्रेमा जो है वो रतन को बोल करके भेज देती है और उसके बाद रामस्वरूप और प्रेमा दोनों, यानी कि लड़की की माँ और लड़की के पिताजी दोनों जो हैं वहाँ पर साफ सफाई करने लगते हैं, दरी बिछाने लगते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। तो इसके बाद जो है सब कुछ करते हुए प्रेमा जो है वो बोलती है रामस्वरूप से कि तुम्हारी लाडली जो है वो मुँह फुला के बैठी है। लाडली मतलब उनकी बेटी, है ना। तो वो बोलती है जब, तो रामस्वरूप जो है बोलते हैं कि मुँह फुलाए बैठी है, पर क्यों? तुम उसकी माँ हो, किस मर्ज की दवा हो? जब तुम उसको ठीक नहीं कर सकती हो या उससे बात नहीं कर सकती हो तो अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत अगर बेकार हो जाए तो मुझे दोष मत देना। तब प्रेमा कहती है, तो मैं क्या करूं? सारे जतन करके तो मैं हार गई। तुम्हारी बेटी जो है पढ़ी लिखी है, तुम्ही ने तो उसे पढ़ा लिखा कर इतना सर चढ़ा रखा है, तो मेरी समझ में कुछ भी नहीं आता ये पढ़ाई लिखाई। ये तो एक जंजाल है। अपना ज़माना अच्छा था कि अनाराम पढ़ लेते थे, पढ़ लेते थे और गिनती सीख लेते थे, बस हो जाता था। और एक पुस्तक आती थी स्त्री सुबोधनी, उसको हम पढ़ लेते थे। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी रहती थी जो कि तुम्हारी बीए एमए की किताब में भी नहीं लिखी होगी। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना? प्रेमा, क्यों? रामस्वरूप, दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर चाहे रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, उसका रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेता है। तब प्रेमा बोलती है, हटो भी, तुम्हें ठिठोली सूझती रहती है। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में, यानी कि ये लोग जो है किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, कोई आ रहा है ना। तो उस समय जो है रामस्वरूप बोलते हैं कि ग्रामोफोन एक बाजा होता है जिसमें जो है गाना वगैरह सुना जाता है। वो पुराने ज़माने में हुआ करता था, अभी तो इस समय बहुत नहीं मिलता है देखने को। कभी कहीं कोई चीज़ मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन ऐसे नहीं के बराबर है ना। तो वो रामस्वरूप जो है बोलते हैं कि ग्रामोफोन बाजा होता है ना, देखी हो? तब प्रेमा बोलती है, क्यों? तो रामस्वरूप बोलते हैं, दो तरह का होता है, एक आदमी का बनाया हुआ होता है और एक भगवान का, यानी कि परमात्मा का बनाया हुआ होता है। तो आदमी का जो बनाया हुआ होता है उसे क्या करते हैं, एक बार चला करके फिर उसको रोक लेते हैं। लेकिन परमात्मा का बनाया हुआ जो होता है ना, वो रिकॉर्ड जो है एक बार जब शुरू हो जाता है तो रुकने का नाम नहीं लेता है। वो किसको बोल रहे हैं? वो प्रेमा को बोल रहे हैं, यानी कि अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, वो मजाक कर रहे हैं। तो प्रेमा बोलती है, हटो भी, तुम्हें जो है हमेशा ठिठोली मजाक सूझती रहती है। यह तो होता नहीं है कि उस अपनी बेटी उमा को जो है कोई राह पर ले आए, कुछ उसको सिखाएं। अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में।
तब रामस्वरूप बोलते हैं, तो क्या हुआ? तो प्रेमा बोलती है, तुम्ही ने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल से मुंह लपेट लेट ले गई, और भाई मैं तो बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। तो अब वो अपनी बेटी के बारे में दोनों बात कर रहे हैं कि उनकी बेटी जो है क्या है, पढ़ी लिखी है ना, उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया है, तो वो जो है बात नहीं मान रही है। तो उसी के बारे में जो है प्रेमा यानी कि उसकी माँ जो है उसके पिताजी से कह रही हैं कि तुमने तो कहा था कि ज़रा ठीक ठाक करके उसको नीचे ले आना। तो आजकल जो है कितनी भी लड़की सुंदर हो, पर टीम टाम यानी कि टिप टाप ना रहे तो उसको कोई नहीं पूछता है। तो इसलिए मैंने क्या किया कि पाउडर वगैरह उसके सामने रख दिया कि लगा करके ठीक हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। पर उसको तो पता नहीं किस जन्म का नफरत है, वो तो कुछ करती ही नहीं है।